हेलो। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में मैं अव्यय का विस्तार से वर्णन कर चुकी हूँ। आज भी उसी अव्यय को कंटिन्यू कर रही हूँ। अव्यय एक अविकारी शब्द है। किसी भी परिस्थिति में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। आज हम लोग चौथे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उसे ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। चौथा जो अव्यय के प्रकार हैं वह है विस्मयादिबोधक। तो इसकी परिभाषा क्या है, यह किसे कहा जाता है? तो विस्मयादिबोधक जो है, जिन अव्यय शब्दों में हर्ष, ग्लानि, आश्चर्य, विस्मय, लज्जा, शोक, प्रशंसा इत्यादि जो शब्द हैं, ये अव्यय शब्द हैं। यह मन के भावों को व्यक्त करते हैं, उसे ही हम लोग विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। इसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट करेंगे। अब इसे हम लोग उदाहरण के तौर पर भी देखेंगे कि कौन कौन से शब्द किसके किसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ ध्यान देकर इसे याद कर लेना है। पहचान करने का यही ट्रिक है। जैसे यदि हम लोग विस्मय लेते हैं, आश्चर्य, तो उसके अंतर्गत अरे ये शब्द आते हैं। तो यदि परीक्षा में अरे, यह तो जैसे मैं लिखी हूँ कि वह लड़का तो चोर निकला, अरे यह तो बहुत अच्छा लड़का था लेकिन अभी उसके चरित्र ठीक नहीं है। तो इसमें भी क्या है, आश्चर्य हो रहा है कि जो लड़का पहले ठीक था अब उसका चरित्र ठीक नहीं है। तो जिस वाक्य में अरे शब्द आ जाए वह हमारा विस्मय या आश्चर्य विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हर्ष और उल्लास सूचक। उसमें वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया, खूब। तो यदि वाक्य में रहा यह है कि वाह वाह तूने तो बहुत अच्छा रिजल्ट किया, तो इसमें भी क्या है, हर्ष चल रहा है, खुशी हो रही है, उल्लास भरा शब्द है। तो जिस वाक्य में ये शब्द हो, बढ़िया, खूब बढ़िया, वाह, बहुत अच्छे, तो यह भी हमारा कौन सा हो गया, विस्मयादिबोधक के हर्ष और उल्लास सूचक शब्द होंगे। नंबर 3 है शोक। शोक, पीड़ा, ग्लानि। इसमें यदि किसी के ऊपर विपत्ति पड़ती है या कोई शोक की बातें होती है तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं, उफ, हाय, ये क्या हो गया। तो इस तरह के वाक्य में जो शब्द हैं वह किसके अंतर्गत आएगा, शोक, पीड़ा और ग्लानि के अंतर्गत। नेक्स्ट है घृणा, तिरस्कार। यदि कोई बुरा काम करता है तो हम लोग क्या कहते हैं, छी छी, अरे वह धिक्कार है, उसने ऐसा काम क्यों किया। तो जहाँ पर घृणा शब्द हो जाए, तिरस्कार हो, वहाँ उस वाक्य में छी छी शब्द या हट करके वाक्य में ये शब्द कौन से हैं, ये अव्यय शब्द हैं, ये उसमें इंक्लूड रहते हैं। ये सब पहचान करने का क्या है, ट्रिक है। नेक्स्ट है प्रशंसा, शाबाशी के अंतर्गत सुंदर, वाह कितनी सुंदर तस्वीर उसने बनाई है। तो इसमें हम लोग प्रशंसा करते हैं, उसकी शाबाशी देते हैं, अरे तूने तो बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, तुम्हारी परसेंटेज तो बहुत अच्छी है, शाबाश, ऐसे ही करते रहो। तो यह सारा क्या है, प्रशंसा के शब्द होते हैं। तो वाक्य में इस तरह के यदि शब्द हैं तो वह हमारा कौन सा शब्द है, वो प्रशंसा और शाबाशी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है नंबर 6 चेतावनी। चेतावनी में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को सावधान किया जाता है, होशियार किया जाता है, सतर्क दिया जाता है, खबरदार, इस तरह के शब्द उसे चेतावनी भरे शब्द दिए जाते हैं।
तो यदि वाक्य में है सावधान हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, या होशियार हो जाओ यहाँ अटैक होने वाला है, या खबरदार तुम ऐसा काम नहीं कर सकते, इस तरह के वाक्य यदि हैं, वाक्य में ये अव्यय शब्द हैं तो किसके अंतर्गत आता है? चेतावनी या समाधान सूचक शब्द के अंतर्गत। नेक्स्ट है स्वीकृति। यदि कोई काम करने की हम उसे स्वीकृति दे देते हैं तो हम क्या करते हैं? अच्छा ठीक है तुम ये काम कर लो। जैसे किसी कोई मकान बनाना चाह रहा है, पहले उसे हम अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन बाद में यदि उसे स्वीकृति दे देते हैं तो हम क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है तुम मकान बनवा लो। तो इस तरह के वाक्य में शब्द इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट है संबोधन सूचक। तो इसमें अरे, अजी, इस तरह के शब्द आते हैं। मान लो यदि कोई रास्ते में जा रहा है, हमें उससे कुछ पूछना है तो हम क्या कहते हैं? अजी, अरे साहब रुकिए तो इसका मुझे आंसर दे दीजिए। तो इस तरह के शब्द वाक्य में इंक्लूड रहते हैं। क्लियर? यदि कहीं भी कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। नंबर 5 है पांचवा अव्यय। क्या है? निपात। अब निपात किसे कहते हैं? जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद में लगकर वाक्य को विशेष बल देते हैं उसे हम लोग निपात कहते हैं। जैसे उसके अंतर्गत कौन कौन से अव्यय शब्द आते हैं, यहाँ भी ध्यान देना है, ट्रिक को अपनाना है। और की परीक्षा में यदि यह पूछा जाए कि निपात के अंतर्गत कौन कौन से अव्यय शब्द आते हैं तो आप लोगों को ध्यान देते हुए इसे याद कर लेना है। यह क्या है? बड़ा ही सरल उपाय है। ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, ये सारे अव्यय शब्द किसके अंतर्गत आता है? निपात अव्यय के अंतर्गत। तो ये जो वाक्य हैं, वाक्य के अंतर्गत ये सारे शब्द इंक्लूड किए जाते हैं और ये सारे शब्द उस वाक्य को आप विशेष प्रकार से बल देते हैं। जैसे मुझे ही यहाँ से जाना पड़ेगा, यदि ही नहीं लगा रहता तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन विशेष बल नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ही अव्यय निपात अव्यय लगा दिया गया है तो यह इस वाक्य में क्या है? विशेष बल का प्रयोग किया जा रहा है कि मुझे ही यहाँ से जाना पड़ेगा। नंबर 2, मुझे भी गाड़ी चाहिए। तो यहाँ भी जो निपात अव्यय है यह मुझे गाड़ी चाहिए में विशेष बल दे रहा है कि मुझे भी गाड़ी क्या है? चाहिए ही। मैं तो जानता भर हूँ। यदि कोई वाक्य दिया गया मैं तो उसे जानता भर हूँ, आगे वह कैसा है मुझे नहीं पता है। तो यहाँ भी तो से क्या है? विशेष बल दिया जा रहा है। तो इस तरह से जिस वाक्य में ही, भी, तो, तक, मात्र, भर शब्द हैं वे निपात अव्यय कहलाते हैं, निपात अव्यय होते हैं और यह वाक्य में लग करके वाक्य पर विशेष बल देते हैं। इट इज क्लियर? अब हम लोग अव्यय से संबंधित कितने परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ऑप्शन में है वचन, क्रिया, लिंग। तो जिन शब्दों का रूप सदैव एक जैसा रहता है
परिवर्तित नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारी या अव्यय। तो किसके साथ हम लोग जाएंगे, नंबर ऑप्शन ए के साथ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन है 3, 4, 5, 2। हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे क्योंकि अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे चले में अव्यय का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमनादि बोधक। धीरे चले क्या है, क्रिया और चलने का जो विशेषण है, विशेष धीरे चलना, तो ये किस में जाएगा, ऑप्शन ए में, क्रिया विशेषण के साथ। नेक्स्ट है नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक, तो बारी बारी, भीतर, नंबर सी, आज, यथासंभव। तो कालवाचक पूछा गया है, हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे क्योंकि यह समय बता रहा है। नंबर 5, वह दिन भर काम करता रहा, कौन सा अव्यय है। तुलना बोधक, स्थान बोधक, कालचक्र और रीतिवाचक। तो दिन भर काम करना यहाँ रेखांकित है, दिन भर पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा अव्यय है, तो इसमें कौन सा है, कालचक्र, नंबर सी। नंबर 6 है, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। वाक्य में कौन सा पद समुच्चय बोधक शब्द है। यहाँ समुच्चय बोधक शब्द पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए सूरज, बी पक्षी, सी और डी है निकला। तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या करता है, दो वाक्यों को अपने शब्द को मिला करके वह जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ सूरज निकला एक हो गया और पक्षी बोलने लगे ये 2 है, और इसमें बीच में क्या हो गया, और यह वाक्य को क्या कर दिया, जोड़ दिया। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, और क्या है, नंबर सी ऑप्शन है, सूरज, पक्षी और निकला। तो हम लोग नंबर सी के साथ जाएंगे क्योंकि यह वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट नंबर है, बहुत, खूब, अत्यंत, अति आदि परिणामवाचक अव्यय है। तो बहुत, खूब, अत्यंत, अति 4 शब्द है, किसमें है, अधिकता बोधक, नंबर डी। नेक्स्ट नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, तिरस्कार सूचक अव्यय है। आ, अरे, छी, उफ, कौन सा है, तिरस्कार भरा, नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग, छी। नंबर 9 है, निपात अव्यय कौन सा शब्द है। भी, हटो, सुंदर, अरे। तो निपात में क्या करता है, यह वह शब्द लग करके वाक्य को विशेष बल देता है। तो उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें ऑप्शन भी है। तो ये निपात अव्यय इसमें है, भी। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक से अधिक वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक परीक्षार्थी इससे लाभ उठा सके।